हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। जैसा कि हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के अंतर्गत नाउन क्लॉज का प्रयोग करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करना बहुत ही आसान शब्दों में सीखने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज क्या होता है और नाउन क्लॉज कितने प्रकार से फंक्शन करता है, इसे बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के समक्ष। तो आइए नाउन क्लॉज के जो कुछ कंजंक्शंस हैं उन्हें आपको लर्न रखना है। तो आप कह सकते हैं दैट, इफ़, वेदर। इनके साथ सभी WH वर्ड नाउन क्लॉज में एक कंजंक्शन की तरह प्रयोग किए जाते हैं और नाउन क्लॉज में इन सभी कंजंक्शंस का हिंदी अर्थ का अक्षर से प्रारंभ होता है, केवल वर्ड को छोड़कर, जिसका हिंदी अर्थ जो कुछ निकलेगा। तो आप थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी ले लें। दैट, इसका हिंदी अर्थ निकलेगा कि क्या। इफ़ या वेदर, इसका भी हिंदी अर्थ होगा कि क्या, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में ये तीनों वर्ड यूज होंगे। कहीं दैट यूज होगा, कहीं इफ़ यूज होगा और कहीं वेदर यूज होगा। हु की बात करें तो की कौन या किसने, आप जानते हैं यह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। वॉट, जो कुछ, इसका हिंदी अर्थ निकलेगा हुम, की किसको, यह एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। हुज, की किसका, यह पजेसिव केस के रूप में प्रयोग होगा। व्हेन, की कब, यह एडवर्ब ऑफ टाइम है जो हमें समय के बारे में जानकारी देगा। वेयर, की कहाँ, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो हमें स्थान के बारे में जानकारी देगा। व्हाई, की क्यों, ये अपने आप में एडवर्ब ऑफ रीजन है तो यह हमें कारण के बारे में जानकारी देगा। हाउ, की कैसे, यह अपने आप में एडवर्ब ऑफ मैनर है जो हमें किसी मेथड या मैनर के बारे में जानकारी देगा। हाउ मैनी, की कितने, ये अपने आप में एडवर्ब ऑफ नंबर है जो हमें किसी संख्या के बारे में जानकारी देगा। अगर हम बात करें हाउ मच, की कितना, तो ये अपने आप में एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है जो हमें किसी मात्रा के बारे में जानकारी देगा। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंजंक्शन है आपके, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए दैट। इसके अलावा ये जो WH वर्ड वाले चार WH वर्ड हैं, खासकर व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, इनमें भी ये तीन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, व्हेन, वेयर और व्हाई। आइए बिल्कुल एक एक तरीके से इन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप दैट का प्रयोग करके किस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे इसे समझें। दैट का प्रयोग हम जब करेंगे जब दिए गए वाक्यों में से किसी एक वाक्य में कोई फैक्ट हो, ओपिनियन राय हो, बिलीफ यानी कि विश्वास हो, होप यानी कि उम्मीद हो, तथा जो दूसरा वाक्य है उसमें इस फैक्ट को, ओपिनियन को, बिलीफ को या होप को स्वीकार किया गया हो या अस्वीकार किया गया हो। ये मेन पॉइंट के रूप में आपको लिख लेना है। पहले वाक्य में हमें किसी फैक्ट के बारे में, किसी ओपिनियन के बारे में, किसी बिलीफ के बारे में या किसी होप के बारे में जानकारी हो, तथा दूसरे वाक्य में इसे स्वीकार या अस्वीकार किया गया हो। और दूसरी कंडीशन हमारी इसी में रहेगी, दिए गए वाक्यों में से किसी एक वाक्य की शुरुआत इट से, दिस से या दैट से होगी। इट से, दिस से या दैट से होगी। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले वह सेंटेंस लिख देना है कौन सा, जो इट या दिस दैट से प्रारंभ नहीं हुआ है, और उससे जस्ट पहले ही आपको दैट का प्रयोग कर देना है। दैट के बाद जो सेंटेंस हमें दिया है उस सेंटेंस को लिखना है। उसके बाद हमें इट, दिस, दैट हटा देने हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब दी है उससे आगे हम ऐड कर देंगे। जैसे देखिएगा, ये सेपरेट सेंटेंस होंगे हमारे।
सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस सेपरेट आपका फर्स्ट है। सेकंड सेपरेट सेंटेंस होगा इट, दिस, और उसके बाद में हो सकता है दैट हो, उसके बाद फाइनाइट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऐसा स्ट्रक्चर जब आपको दिया है, यानी कि दूसरे वाक्य में इट, दिस, दैट का प्रयोग हुआ है, तो आपको इन्हें तो हटा देना है, पहले क्लॉज से पहले ही आप दैट का प्रयोग कर देंगे। बात क्लियर है? और यहाँ से इन्हें हटाएंगे, सीधे फाइनाइट वर्ब से आप लिख देंगे। दूसरा प्रकार क्या कहता है, आप चाहें तो इसी क्लॉज को सबसे पहले लिख सकते हैं जो आपको फैक्ट के बारे में, होप के बारे में, ओपिनियन के बारे में या बिलीफ के बारे में जानकारी दे रहा है। तो इस क्लॉज को आप पूरा लिख दें, उसके बाद आप दैट लगा देंगे। दैट के बाद जो सेपरेट सेंटेंस है उसे आगे आप मेंशन कर देंगे। तो दोनों प्रकार से आप बना सकते हैं। पहला सेंटेंस देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है, ये यहाँ लिखा हुआ है। दिस, इट, दैट को आप हटा देंगे जब दैट कंजंक्शन का प्रयोग आप पहले करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इट इज नॉन टू ऑल, इसे सभी जानते हैं या इसे सभी के द्वारा जाना जाता है। तो बात करें तो ये क्या है, अपने आप में एक फैक्ट ही है, आप कह सकते हैं। वैसे कहावत है, ये ओपिनियन विचार है और इसे स्वीकार किया गया है सभी के द्वारा। तो आप देख सकते हैं दूसरा वाक्य आपका इट से प्रारंभ हुआ है। तो सबसे पहले आप इसे ऐसे लिख सकते हैं दैट, उसके बाद आगे लिखेंगे आप ऑनेस्टी, पूरा लिख दें, ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगली बात मैंने आपको क्या कही, इट, दिस, दैट को आप हटा देंगे, कॉमा लगाना है आपको, फिर क्या लिखेंगे आप, इज नॉन टू ऑल। पहला तरीका ये है आपका, नॉन टू ऑल, कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, हर कोई जानता है। तो ये था आपका। या फिर आप दूसरे प्रकार से ऐसे बना सकते हैं, इट इज़ नॉन टू ऑल, इसे हर कोई जानता है, इसके तुरंत बाद आप लिख देंगे दैट, कि आगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसे हर कोई जानता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो जो सा सुइटेबल लगे उस प्रकार से आप बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल ये देखिए, ही विल गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त करेगा। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो यह एक राय है लोगों की, क्या है कि वह अच्छे अंक प्राप्त करेगा, और दूसरे वाक्य में इसे स्वीकार किया गया है। तो यह किससे प्रारंभ हुआ है, सेकंड सेंटेंस आपका इट से। तो आप इसे बना सकते हैं, सबसे पहले आप लिख देंगे दैट, आगे ही विल गेट गुड मार्क्स, कॉमा इज सर्टेन, क्योंकि इट आपको हटा देना है। दूसरे प्रकार से आप कैसे बना सकते हैं इसे, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, दैट, कि ही विल गेट गुड मार्क्स, कि वह अच्छे अंक प्राप्त करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूरब में उगता है। इट इज अ फैक्ट, ये इज रह गया है तो इट इज अ फैक्ट, यह एक तथ्य है। तो ये तथ्य के बारे में बात कर रहा है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, दैट, कि उसके बाद द सन राइजेज इन द ईस्ट, और कॉमा लगाएंगे आप, इट हटा देंगे, इज अ फैक्ट। दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, कॉमा इज अ फैक्ट। दूसरे प्रकार से आप लिख सकते हैं, इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट, यह एक तथ्य है। उसके बाद पूरा लिख दें, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है। टाइप नंबर सेकंड इसका देखिएगा, ये भी आप लिखते रहें। यदि दिए गए किसी वाक्य के अंत में दिस, दैट, इट, सो, दस इनका प्रयोग हुआ है, तो हमें इन्हीं को प्रिंसिपल क्लॉज बना देना है। अर्थात दिस, दैट, इट, सो, दस, जिस वाक्य के अंत में इनका प्रयोग हुआ है तो इसी क्लॉज को आप सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज बना देंगे। उसके बाद आपको दिस, दैट, इट, दैट, दस, सो जो भी दिया है इन्हें आप हटा देंगे। दैट से आगे आप इन्हें जोड़ देंगे, किससे, कंजंक्शन दैट से। जैसे कि देखिएगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फाइनाइट वर्ब लिखनी है, और उसके बाद में आपको दिस, दैट, सो, दस जो दिया है उसे हटा देंगे, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में जो दूसरा क्लॉज है उसे आप किसके रूप में बना देंगे, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में। जैसे देखिए, हिज फादर विल सून रिकवर, पहला सेपरेट सेंटेंस है, उसके पिता जल्द ही रिकवर होंगे। वी होप सो, हमारी ऐसी उम्मीद है।
तो साथियों यहाँ देखें दूसरे वाक्य के अंत में क्या देखने को मिला है आपको, सो। तो इसी को आपको क्या करना है, प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है। तो क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले वी, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, होप। ये बन गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज। सो को आप यहाँ से हटा दें, किसका प्रयोग करना है आपको, कंजंक्शन दैट का। दैट हो गया। उसके बाद पूरा लिख दें, हिज फादर विल सून रिकवर। हमें उम्मीद है कि उसके पिता जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे या रिकवर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे देखिए, इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने जा रही है। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसके बारे में आश्वस्त हूँ। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ क्या देखने को मिला है आपको, इट। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको इसी को प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है। तो आप लिखेंगे आई, उसके बाद आप लिख देंगे एम, आगे लिख देंगे आप श्योर। ऑफ इट आप यहाँ से हटा देंगे, सीधा आपको कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करना है, दैट। आगे आप लिख देंगे इट इज गोइंग टू रेन। आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूँ, दैट कि इट इज गोइंग टू रेन, कि बारिश होने जा रही है या वाली है। आगे देखिए, यू हैव एक्टेड रॉन्गली, आप गलत तरीके से कार्य कर चुके हो। आई बिलीव सो, मेरा ऐसा विश्वास है। तो आप देख सकते हैं दूसरे वाक्य के अंत में आपको सो देखने को मिला है। तो प्रिंसिपल क्लॉज इसी को बनाएंगे, तो आई बिलीव, उसके बाद आपको दैट का प्रयोग करना है, कि आगे लिख दें यू हैव एक्टेड रॉन्गली। कोई दिक्कत आपको यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद टाइप नंबर 3 पेपर में ये पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं, आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन, मैं आपको सेटिस्फैक्शन देने के लिए आश्वस्त हूँ या निश्चित हूँ। 2024 ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो आप देखें कहीं ना कहीं ये सर्टेन आ चुका है। तो आप सबसे पहले आप लिखेंगे आई एम सर्टेन, मैं आश्वस्त हूँ। उसके बाद किसका प्रयोग करना है आपको, दैट, कि आई एम सर्टेन, मैं आश्वस्त हूँ, दैट कि। अब ये पैसिव वॉइस में जाएगा, तो पैसिव वॉइस में बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, यू विल वी गिवन, क्योंकि थर्ड फॉर्म लिखना होगा आपको, यू विल बी गिवन सेटिस्फैक्शन। आई एम सर्टेन, मैं आश्वस्त हूँ, दैट कि यू विल बी गिवन सेटिस्फैक्शन, कि आपको संतुष्टि दी जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई शैल गिव यू सेटिस्फैक्शन। दैट के बाद क्या लिख सकते हो एक्टिव में, आई शैल या विल, जो भी आप लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई शैल गिव यू सेटिस्फैक्शन। आई एम सर्टेन, मैं आश्वस्त हूँ, दैट कि यू विल बी गिवन सेटिस्फैक्शन, आपको क्या संतुष्टि दी जाएगी, या आई शैल गिव यू सेटिस्फैक्शन, या फिर मैं आपको संतुष्टि दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों प्रकार से आप बना सकते हैं। हिंदी में कंबाइन करना था आपको। अगला है, ही सर्टेन, वह आश्वस्त है, ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, अपने मित्र की मदद करने में सक्षम होने के लिए। तो यहाँ भी किसके बारे में बात कर रहा है, वो एक राय के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें तो आपको लिखना होगा ही इज सर्टेन। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे आप, दैट का। अब यहाँ फिर आपको सब्जेक्ट और वर्ब लिखनी है। तो आप सब्जेक्ट ही लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ही, आगे क्या लिख देंगे आप, इज एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड। ही सर्टेन, वह आश्वस्त है, दैट कि ही इज एबल, वह सक्षम है, टू हेल्प हिज फ्रेंड, अपने मित्र की मदद करने के लिए। वह अपने मित्र की मदद करने के लिए योग्य है या सक्षम है। ठीक है, पैसे में ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन पैसे में जाएगा नहीं, विल बी का प्रयोग कर सकते हैं, सक्षम होगा, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, आई एम सर्टेन, मैं आश्वस्त हूँ, दैट कि यू विल बी गिवन सेटिस्फैक्शन, कि आपको संतुष्टि दी जाएगी। या फिर आई एम सर्टेन, मैं आश्वस्त हूँ, दैट कि आई शैल गिव यू सेटिस्फैक्शन, मैं तुम्हें सेटिस्फैक्शन दूंगा। और दूसरे वाले को आप बनाकर मुझे भेजेंगे, बनाया ही है। आगे देखिए, व्हाट का प्रयोग आप कहाँ करेंगे। जब जो आपको सेपरेट सेंटेंस दिए हैं उनमें से
किसी एक सेंटेंस के अंत में आपको समथिंग और दूसरे में आपको टू इट, इन इट, ठीक है, ऑन इट या टू दैट, ये चीज़ें आपको देखने को मिलें। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो टू इट, ऑन इट, इन इट, टू इट, दैट, ये चीज़ें दी हैं, आपको यही प्रीपोजिशनल वाला क्लॉज प्रिंसिपल बना देना है, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज। तो सब्जेक्ट, उसके बाद फाइनाइट वर्ब, प्रीपोजिशन आपको लिखना है, ठीक है, जैसे कि टू हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, इट, दैट, इन्हें आप हटा देंगे। उसके बाद आपको कंजंक्शन वर्ड का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, समथिंग को आप हटा देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नहीं ये बात समझ में। यानी कि जिस वाक्य में टू इट, इन इट, ऑन इट या टू दैट का प्रयोग हुआ है, लेकिन कंडीशन क्या है, पहले क्लॉज में आपको समथिंग भी देखने को मिलना चाहिए। नहीं तो आप कहेंगे सर पहले वाले में तो आपने नहीं लगाया, क्योंकि ये देखिए यहाँ आपको ऑफ इट दिया है, लेकिन यहाँ समथिंग नहीं था। आप देख सकते, तो समथिंग कहने के अर्थ में आएगा किसी ना किसी के। तो सबसे पहले आप इसी क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फाइनाइट वर्ब, उसके बाद इस प्रीपोजिशन को आप लिख देंगे, इट, दैट को आप हटा देंगे, व्हाट कंजंक्शन का प्रयोग करना है आपको, फिर आप सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब और जो समथिंग वाला क्लॉज है उसमें से समथिंग आप हटा देंगे, यही बन जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे यू से समथिंग, तुम कुछ कहते हो, आई डू नॉट बिलीव इन इट, मुझे इसमें विश्वास नहीं है। तो देखिए इन इट आपको दिया है और यहाँ देखें तो आप समथिंग, तो सबसे पहले आप लिखेंगे आई डू नॉट बिलीव। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, तो आप कहेंगे सर नहीं। तो प्रीपोजिशन इन भी आप लिख दें यहाँ। उसके बाद आपको कंजंक्शन व्हाट का प्रयोग कर देना है, यहाँ से सब्जेक्ट लेंगे तो यू, आगे आप लिख देंगे से, समथिंग हटा दें। आई डू नॉट बिलीव इन व्हाट यू से, यानी कि मुझे उसमें विश्वास नहीं है जो कुछ तुम कहते हो। आगे देखिए, ये आपका आंसर है। ही सेड समथिंग, यानी कि उसने कुछ कहा, आई डू नॉट एग्री टू इट, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। तो पहले में समथिंग है और दूसरे में टू इट आपको दिया है। तो इसी को आप सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, आई डू नॉट एग्री, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, आई डू नॉट एग्री, एक मिनट रुकिएगा, एग्री, ठीक है। उसके बाद आपको प्रीपोजिशन दिया है तो आप लिख देंगे टू, और समथिंग है इधर और इधर प्रपोजिशन है, तो आपको यहाँ व्हाट का प्रयोग करना है, व्हाट, आगे आप लिख देंगे ही सैड, ये बन गया। आई डू नॉट एग्री टू व्हाट, यानी कि मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ जो कुछ ही सैड, उसने कहा। आगे आई से समथिंग, पे अटेंशन टू इट, मैं कुछ कहता हूँ, इस पर आप ध्यान दो। तो देखें टू इट यहाँ है और यहाँ समथिंग है, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा पे अटेंशन, पे अटेंशन टू, उसके बाद इट को आप हटा देंगे, आगे लिख देंगे व्हाट, व्हाट आई से, पे अटेंशन टू व्हाट आई से, यानी कि जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दो। इफ़ या वेदर का प्रयोग देख लीजिएगा भैया। तो आपको ध्यान रखना है, यदि दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य असर्टिव तथा दूसरा क्लोज एंडेड है, यानी कि पहला वाक्य आपका कैसा है, असर्टिव है, जो सब्जेक्ट से प्रारंभ हुआ है और फुल स्टॉप पर समाप्त हुआ है, और दूसरा क्लोज एंडेड है, क्लोज एंडेड यानी कि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप इफ़ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। ये रहेगा, आपको सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस लिखना है, उसके बाद इफ़ या वेदर लगाएंगे, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है उसे आपको असर्टिव में बदलना है, यानी कि पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, आगे ऑब्जेक्ट। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, विल ही कम, क्या वह आएगा। तो ये आप देख सकते हैं असर्टिव और ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है। यहाँ से भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रिंसिपल क्लॉज आप इस असर्टिव को ही बनाएंगे। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ या मुझे नहीं मालूम है। अब यहाँ आप इफ़ का प्रयोग कर दें कंजंक्शन के रूप में, इफ़ की क्या, अब आपको सब्जेक्ट पहले लिखना है तो ही, उसके बाद आप लिख देंगे विल, आगे कम, ठीक है, फुल स्टॉप आपको लगाना है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, इफ़ ही विल कम, कि वह क्या आएगा या कि क्या वह आएगा। अब ये तो ये था, लेकिन मान के चलो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स ना हो, अगर आपको डू दे दिया जाए तो डू को आप हटा देंगे, B1 ही लिखना है, डज आप हटाएंगे, ये गलती होती है, डज हटा देंगे, आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखनी है, यानी कि एस या ES उसमें लगाना है आपको। डिड से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जब डिड को आप हटाएं तो आपको रखना है सेकेंड फॉर्म, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे ज़रूर। जैसे देखिएगा,
आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, विल ही हेल्प यू, क्या वह आपकी मदद करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है तो ऐसे ही लिख देंगे आप, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, इफ़ ही विल अंदर आ जाएगा, विल हेल्प यू, हेल्प यू, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह आपकी मदद करेगा। ये क्वेश्चन आप कमेंट में सेंड करेंगे। वी कैन नॉट से, हम कह नहीं सकते हैं, विल यू गो टू आगरा टुडे, इसका आंसर आप कमेंट में सेंड करेंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, यदि दिए गए वाक्य में से किसी एक वाक्य में मे बी का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है साथियों, मे बी का, और दूसरा वाक्य असर्टिव है, तो हमें कंजंक्शन के रूप में केवल और केवल वेदर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, वेदर, क्योंकि मे आप जानते हैं पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, तो यहाँ हम वेदर को रखेंगे। तो सबसे पहले हमें किसका प्रयोग करना है, वह असर्टिव सेंटेंस लिख देना है जिसमें मे बी का प्रयोग नहीं हुआ है। जिस वाक्य में मे बी का प्रयोग नहीं हुआ है उसे हम असर्टिव सेंटेंस के रूप में रख देंगे, यही प्रिंसिपल क्लॉज बन जाएगा। उसके बाद हमें वेदर का प्रयोग करना है, और जो मे बी वाला सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को लिखेंगे, मे आपका हट जाएगा, बी वर्ब को जब आप खोलेंगे तो यह असर्टिव सेंटेंस प्रेजेंट में लेंगे, तो एक वचन के साथ एज, आई के साथ एम, और बहुवचन के साथ आप आर का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो एज एम आर आपको लिख देना है, मैं तो हटा ही दिया, बी की फॉर्म आपने एज एम आर लिख दी है। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप कहेंगे सर हमारी समझ में कुछ नहीं आया, तो सबसे पहले आपको मे बी वाले सेंटेंस को छोड़कर प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में लिख देना है। उसके बाद आपको वेदर का प्रयोग करना है, मे बी वाले सेंटेंस से आपको सब्जेक्ट लिखना है, मे को आप हटा देंगे तो बी की फॉर्म आप लाएंगे एज एम आर, यह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, मे बी आप हटा देंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ये लिखा हुआ है, यू मे बी इनोसेंट, आप निर्दोष हो सकते हैं, आई कैन नॉट से, मैं कह नहीं सकता हूँ। तो यहाँ देखें आपको क्या दिया है, मे बी, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आई कैन नॉट से, मैं कह नहीं सकता हूँ। अब मे बी का प्रयोग हुआ है तो आपको वेदर का प्रयोग करना है। ठीक है, ये कंजंक्शन टॉपिक में और अच्छे से क्लियर करेंगे हम। वेदर हो गया, अब आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो यू, मे हट जाएगा, बी फॉर्म खोलेंगे तो आपका हो जाएगा आर, आगे आप लिख देंगे इनोसेंट, इनोसेंट। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आई कैन नॉट से, मैं कह नहीं सकता हूँ, वेदर कि क्या, यू आर इनोसेंट, आप निर्दोष हो। एक और एग्जांपल देखिएगा, ही मे बी रॉन्ग, वह गलत हो सकता है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। तो यहाँ मे बी का प्रयोग हुआ है, इसे छोड़कर आपको इसे प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है, तो क्या लिखेंगे, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। अब ये पॉसिबिलिटी है तो आपको वेदर का प्रयोग करना है यहाँ। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा ही, मे हट जाएगा, बी फॉर्म खोलेंगे तो एज हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग, आगे आप लिख देंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रॉन्ग। ठीक है भैया, तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, वेदर कि क्या, ही इज रॉन्ग, वह गलत है। आगे देखिए, अब सरल है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी फंसते हैं। जब हमें सेपरेट सेंटेंस में एक असर्टिव सेंटेंस दिया है और दूसरा सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होकर, यानी कि ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले लिखेंगे, WH वर्ड को ही हम कंजंक्शन बना देंगे, और उसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे हम असर्टिव में परिवर्तित कर देंगे। जैसे देखिएगा, नोबडी नोज इट, जैसे कोई व्यक्ति नहीं जानता है, वेयर डिड ही गो, कि वह कहाँ गया, तो यहाँ वेयर का प्रयोग हुआ है, वह कहाँ गया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नोबडी नोज, एट आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं आप लिख दें, यहीं बना देता हूँ मैं, नोबडी नोज, कोई व्यक्ति नहीं जानता है, एट हटा देंगे, वेयर आपका कंजंक्शन हो जाएगा क्योंकि WH बड़ी आपको बनाना है। यहाँ आपको सब्जेक्ट लिखना है तो ही हो जाएगा, डिड हट जाएगा तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट, यही तो बताया मैंने। तो नोबडी नोज, कोई व्यक्ति नहीं जानता है, वेयर कि कहाँ, ही वेंट, वह गया। अगर यहाँ डू होता तो बी बनी रहता, ये आंसर आप देख सकते हैं। ये देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, व्हेन विल ही कम, कि वह कब आएगा। तो यह असर्टिव है और आप देख सकते हैं ये WH वर्ड से प्रारंभ हुआ है, तो आप कैसे लिखेंगे, आई डू नॉट नो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। फिर WH वर्ड ही आप लिख देंगे तो व्हेन, इसके बाद इसे असर्टिव में बदलना है तो सब्जेक्ट ही, आगे आप लिख देंगे विल, आगे कम, ये बन गया, फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, व्हेन ही विल कम, कि वह कब आएगा। ये क्वेश्चन देखिए 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ।
तो ये आपका WH वर्ड से प्रारंभ हुआ है, ये असर्टिव है। तो क्या लिखेंगे आप? आई डू नॉट नो। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं। फिर आप क्या लिख देंगे? वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट है आपका यू, यहाँ आप हेल्पिंग वर्ब दी है तो आर लिख देंगे, आर। आगे आप लिख देंगे गोइंग। मैं नहीं जानता हूँ कि आप कहाँ जा रहे हो। आगे देखिएगा। अब सेपरेट सेंटेंस अगर आपको ऐसे दिए हों, पहला हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है और दूसरा WH वर्ड से, तो कहानी वही रहेगी। पहले आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिखेंगे, WH वर्ड आपका कंजंक्शन रहेगा, इस बात की आप गांठ बांध लें। उसके बाद आपको उस सेंटेंस को असर्टिव में बदल देना है। जैसे देखिए, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, वेयर हैव यू पुट माई बुक्स, तुम मेरी किताबों को कहाँ रख चुके हो। तो ये आपका इंट्रोगेटिव है, तो आप यही लिख दें पहले, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, WH वर्ड कंजंक्शन हो जाएगा तो वेयर। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है तो यू, हेल्पिंग वर्ब आप आगे लेंगे तो हैव, आगे पुट माई बुक्स। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है आपको, क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है यहाँ साथियों, ठीक है, वो पहले नहीं था। तो कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, वेयर यू हैव पुट माई बुक्स, कि तुम मेरी किताबों को कहाँ रख चुके हो। ये आप आंसर देख सकते हैं। अगला है डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हेन विल ही कम, वह कब आएगा। तो आसानी से आप बना सकते हैं, डू यू नो पहले लिख दें, उसके बाद व्हेन, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका ही, आगे आप लिख देंगे विल कम। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। अगला है कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपने इस प्रश्न को कैसे हल किया। तो ये देखिए WH वर्ड से प्रारंभ है, तो कैन यू टेल मी पूरा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। WH वर्ड आपका हो जाएगा हाउ, सब्जेक्ट हो जाएगा यू, डिड हटेगा तो सॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सॉल्व। ठीक है, दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। कैन यू टेल मी हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगला कॉन्सेप्ट कहता है इंपरेटिव सेंटेंस हमें दिया है और दूसरा WH वर्ड से स्टार्ट होकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें इंपरेटिव सेंटेंस लिखना है, WH वर्ड तो कंजंक्शन रहेगा, उसके आने वाला सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है, शो मी द प्लेस, मुझे उस स्थान को दिखाओ, वेयर हैव यू पुट माई बुक्स, जहाँ तुम मेरी किताबों को रख चुके हो। तो ये देख सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसे कहोगे? शो मी द प्लेस, मुझे उस स्थान को दिखाओ, वेयर, जहाँ, यू हैव, आगे लिख दें आप पुट माई बुक्स, फुल स्टॉप। शो मी द प्लेस, मुझे उस स्थान को दिखाओ, वेयर यू हैव पुट माई बुक्स, जहाँ तुम मेरी किताबों को रख चुके हो। एक और देखिए, टेल मी व्हेन विल ही कम हियर, मुझे बताओ वह यहाँ कब आएगा। क्यों? पैसे लेने हैं भाई, मिल जाएगा आपको, टेंशन ना लें। टेल मी, आगे व्हेन WH वर्ड हो जाएगा, आगे क्या लिखेंगे? ही, आगे विल कम हियर। ये लो आंसर, फुल स्टॉप। मुझे बताओ कि वह कब आएगा, लेकिन यहाँ ये आपको कमेंट में आंसर सेंड करना है। वेयर आर यू गोइंग, आई कैन नॉट से, तुम कहाँ जा रहे हो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने नाउन क्लॉज पूरी तरह से फिनिश कर दिया है, इस चीज़ को मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। तो साथियों, कैसा रहा ये सफ़र, कमेंट करके अवश्य बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडजेक्टिव क्लॉज के एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स और विश्लेषण के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।